फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, हम जो है इस चैनल पर मैं आपको जो हिंदी का जो मैटर उपलब्ध करवा रही हूँ वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पहले चलती थी वो बुक, और इसके अलावा जो अभी है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, इसका मैटर हम लोग यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। मैं आपको यहाँ, मेरा मकसद यहाँ हिंदी पढ़ाना नहीं है क्योंकि मैं खुद इंग्लिश की कैंडिडेट हूँ। तो देखिए, मैं हिंदी इतना अच्छे से नहीं पढ़ा सकती, लेकिन मैं आपको वो मैटर यहाँ पर उपलब्ध करवा रही हूँ जहाँ से जो है सीधे ही क्वेश्चंस जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा बनाए हुए रीट के पेपर में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको ये सारा जो मैटर है वो यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर देख करके जाएँ ताकि आपके आंखों के आगे से वो शब्द जो पूछे जाते हैं, डायरेक्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन एक बार निकल जाएँ। इसी मकसद से जो है इस चैनल पर मैंने जो हिंदी का मैटर है वो लाने का डिसाइड किया था। तो जो फ्रेंड्स मेरे साथ नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और आपके जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुंचाएं। ये बिल्कुल बेसिक और ऑथेंटिक बुक से बनाया हुआ मैटर आपको इस चैनल पर मिलेगा। इस चैनल पर मैं आपको जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं उन्हीं से बना हुआ मैटर उपलब्ध करवा रही हूँ। और आपको पता है रीट का जो पेपर है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। इसका मतलब जो है वो अपनी बुक्स में से सीधे के सीधे क्वेश्चंस लेता है, इसलिए काफ़ी प्रायोरिटी है कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए आप मेरा हर वीडियो, स्पेशली जो सोशल स्टडीज़ के वीडियोस हैं और जो मनोविज्ञान के वीडियोस हैं, ये दोनों आप बिल्कुल पूरी तरीके से देखें। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम में एज इट इज़ देखने के लिए मिलेंगे। चलिए देखिए, आज हम प्रत्यय का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। संधि मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसके अलावा काफ़ी सारा मैटर है वो भी मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो प्रत्यय ले रहे हैं। देखिए, जो प्रत्यय होता है वो जैसे उपसर्ग में मैंने आपको बताया था, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है और ये उसका जो शब्द का है रूप बदल देता है, अर्थ बदल देता है, उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग के अंदर जो है संधि पाई जाती है। इन दोनों में यही फर्क है। प्रत्यय जो होता है वो पीछे जुड़ता है, जैसे उपसर्ग आगे जुड़ता है शब्द के और उसका रूप परिवर्तन कर देता है और उसमें संधि भी पाई जाती है। जो उपसर्ग होता है उसमें अधिकतर संधि पाई जाती है, लेकिन जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे जुड़ता है, अंत में जुड़ता है और उसका रूप परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, लेकिन इसके अंदर जो है संधि नहीं पाई जाती। ये केवल साथ में जुड़ता है और प्रत्यय की जो मात्रा है वो शब्द में लग जाती है। यदि जो शब्द है उसके पीछे स्वर हो और यदि व्यंजन हो तो कोई चेंजेस नहीं आते उस मूल शब्द में। मूल शब्द ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन अगर स्वर हो तो उसमें जो है मात्रा का चेंजेस आ जाता है। तो देखिए, हम मैटर देख लेते हैं एक बार। जो प्रत्यय है बेसिकली वो है 3 प्रकार के प्रत्यय बताए गए हैं। संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और इसके अलावा उर्दू के भी प्रत्यय हैं, वो भी दिए गए हैं, जिसे हम विदेशी भाषा के प्रत्यय कहते हैं। तो जो प्रत्यय हैं वो मूलतः तो 3 प्रकार के हैं, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और अन्य भाषा के प्रत्यय, जिसमें बेसिकली जो है हम उर्दू के प्रत्यय पढ़ते हैं। तो देखिए, संस्कृत और उर्दू के प्रत्यय में समझाने जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसको बस एक बार रीड करने वाली फॉर्म में है। इसलिए वो दोनों प्रत्यय मैं आपको इसके बाद जो वीडियो डालूंगी उसके अंदर मैं आपको उसका मैटर उपलब्ध करवा दूंगी। उनको आप 1-2 बार, 2-3 बार रीड करके चले जाएं, ताकि अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको वहाँ पर आंसर आ सके और आपको ये पता चले कि कौन सा शब्द किस तरीके से बना हुआ है। देखिए, जो हिंदी के प्रत्यय हैं उसके यहाँ पर बेसिकली 2 प्रकार हैं और अधिकतर क्या है क्वेश्चंस यहीं से आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये मैटर पढ़ा रही हूँ। हिंदी के जो प्रत्यय हैं हम बेसिकली उन्हीं पर जो है डिस्कशन करेंगे, और संस्कृत के और उर्दू के प्रत्यय जो है वो मैं आपको एक वीडियो में जो है उसका PDF डाल करके दे दूंगी। इसके जस्ट बाद ही मैं उसको अपलोड कर दूंगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं। वे शब्दांश जो किसी, देखिए शब्दांश होते हैं, ये पूरे शब्द नहीं होते हैं, शब्द का अंश होता है, आपको पता है। उपसर्ग भी जो होता है शब्द का एक अंश होता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो शब्द होते हैं उपसर्ग में, तो उपसर्ग तो आगे जुड़ता है और प्रत्यय क्या होता है, वो शब्दांश होता है जो शब्द के पीछे जुड़ जाता है। यदि स्वर हो तो उसमें मात्रा का जो है प्रत्यय की मात्रा को देखते हुए जो है परिवर्तन हो जाता है, और यदि पीछे व्यंजन है मूल शब्द के तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज जो है जो प्रत्यय है वो उसमें जुड़ जाता है। तो देखिए, कुछ बने हुए शब्द दे रखे हैं।
देखिए समाज प्लस एक, अब इसमें समाज प्लस एक से जो है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्यय जुड़ने से मूल शब्द में भी जो है परिवर्तन आ जाते हैं। देखिए समाज प्लस एक से सामाजिक बन गया है, सुगंध प्लस इत से सुगंधित बन गया है, भूलना प्लस अक्कड़ से भुलक्कड़ बन गया है, और मीठा प्लस आस से मिठास बन गया है। तो इनमें इक, इत, अक्कड़ और आस ये सारे जो है प्रत्यय हैं और मूल शब्द जो है वो समाज, सुगंध, भूलना और मीठा है। तो देखिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती। देखिए मैंने आपको कहा था कि उपसर्ग के अंदर तो क्या पाई जाती है, संधि पाई जाती है, लेकिन प्रत्यय के अंदर जो है संधि नहीं पाई जाती। तो देखिए संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यदि स्वर हो तो वो उसमें स्वर की मात्रा लग जाएगी, प्रत्यय की स्वर की मात्रा मतलब उसकी मात्रा में जो है बदलाव हो जाता है, और यदि व्यंजन हो लास्ट में तो जो है बदलाव नहीं होता है, बल्कि जो है शब्द जो है वो पूरा का पूरा सेम रहता है और उसमें साथ में जो प्रत्यय है वो जुड़ जाता है। देखिए लोहा प्लस आर, अब इसमें जो है हा में आ मिला हुआ है और आ क्या है, स्वर है। तो देखिए लोहा प्लस आर बराबर लुहार हो गया। देखिए मात्रा बदल गई है, लुहार हो गया है। नाटक प्लस कार, अब इसमें क है, पीछे व्यंजन है, पूरा पूर्ण व्यंजन है, तो देखिए इसमें कार है जो नाटककार, जो केवल नाटककार हो गया, दोनों में कोई बदलाव नहीं आया। अब देखिए जो हिंदी में प्रयुक्त जो प्रत्यय होता है उसके जो है मुख्यतः दो भाग होते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि मूल जो रूप होता है प्रत्यय का उसमें तो तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और अन्य भाषा के प्रत्यय, जिन्हें की उर्दू भाषा जो है मेनली हम ली जाती है इसके अंतर्गत। इसके अलावा जो है मैंने आपको बता दिया है कि जो संस्कृत के प्रत्यय हैं और जो अन्य भाषा के प्रत्यय हैं उनमें समझाने जैसा मैटर नहीं है, वो केवल आप 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से वहाँ पर पहचान हो जाएगी शब्दों की। तो वो एक चीज़ है, तो वो मैं आपको इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूँगी उसके अंदर मैं डाल दूँगी। लेकिन जो है हिंदी के जो प्रत्यय हैं बेसिकली उनमें थोड़ा सा समझने का मैटर है, उनके कुछ पार्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर लेकर के आई हूँ। तो देखिए जो हिंदी के प्रत्यय हैं उसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इस मैटर को मैं पूरा अच्छे से डिस्कस कर रही हूँ। इस वाले जो वीडियो में हम कृदंत प्रत्यय को लेंगे, जो कृदंत प्रत्यय है या कर्त प्रत्यय भी जिन्हें कहा जाता है उसे हम लेंगे। तो देखिए वो क्या चीज़ होती है। देखिए कृदंत प्रत्यय जो होता है सबसे ज़्यादा तो इन दोनों में ही मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। जो कृदंत प्रत्यय होता है वो क्रिया, किसी भी तरीके की अगर क्रिया हो उसमें अगर प्रत्यय जुड़ करके शब्द बन रहा है तो वो किसकी कैटेगरी में जाएगा? कृदंत प्रत्यय की कैटेगरी में जाएगा। और यदि इसके अलावा यानी कि क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों के पीछे प्रत्यय लग करके अगर कोई शब्द बन रहा है नया तो वो तद्धित प्रत्यय में जाएगा। तो देखिए बेसिकली हमें माइंड में बस ये बिठाना है कि जो कृदंत प्रत्यय होता है वो क्रिया के थ्रू बना हुआ होता है, यानी कि जो क्रिया है उसके अंदर यदि कोई परिवर्तन हो जाता है, प्रत्यय जुड़ने से क्रिया के अंदर परिवर्तन हो जाए, क्रिया से रिलेटेड कोई शब्द का निर्माण हो, तो बस वो कृदंत प्रत्यय है। उसके अलावा जितने भी शब्द लिए जाएं, यानी कि अगर कोई संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बने हुए शब्द हैं तो वो सारे तद्धित प्रत्यय के अंदर जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए कृदंत प्रत्यय हम देख लेते हैं। वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया धातु शब्द क्या होता है। देखिए धातु शब्द वो होता है जो मूल शब्द होता है, मतलब जैसे खा, पी, ना, है ना। अब देखिए खाना जो है उसमें ना प्रत्यय लग करके खाना बनाया, लेकिन जो मूल क्रिया है वो है खा। इसी तरीके से पीना जो है उसमें ना प्रत्यय लग करके पीना बना है, मूल क्रिया है जो है पी। तो जो मूल शब्द है वो धातु शब्द कहलाता है। वही क्या होता है? धातु कहलाती है जो मूल शब्द है। तो देखिए इसमें ये दिया गया है कि हिंदी क्रियाओं, इसमें आगे दिया गया है हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया गया है। कृदंत या कृत्य प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो पूरी जो है वो खाना पीना इस तरीके से होता है, लेकिन अगर कोई और प्रत्यय लग करके इनसे रिलेटेड शब्द बना दिया जाता है तो वो कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत जाएगा।
मूल बात यह है कि यदि क्रिया यानी कि हमें कहीं कोई क्रिया होती हुई नजर आ रही है और उस क्रिया के साथ यदि कोई प्रत्यय लग करके शब्द बना है तो बस वो कृदंत प्रत्यय में जाएगा। इसके अलावा अगर इस संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ यदि कोई शब्द लग कर के बन रहा है तो वो सारे शब्द किस में जाएंगे? तद्धित प्रत्यय में। और यहाँ पर हम इस वीडियो में कृदंत प्रत्यय डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जो शब्द हैं वो बताए गए हैं इसमें। कृदंत प्रत्यय जो है यानी कि कृत प्रत्यय भी जिसको कहते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला जो है वो कृतवाचक होगा। देखिए कृतवाचक के अंतर्गत क्या होगा, यदि कोई प्रत्यय है जो कि क्रिया के साथ लग करके शब्द बना रहा है और वो शब्द जो है वो अगर किसी कर्ता का बोध कराए, इंग्लिश में मैं बता देती हूँ, यदि कोई सब्जेक्ट का बोध कराए, जैसे सब्जेक्ट जो होता है वो होता है कार्य को करने वाला, मतलब डूअर होता है, कार्य जो कर रहा है। अगर उस तरह का शब्द किसी क्रिया के अंदर प्रत्यय लगा करके बनाया गया है, मतलब क्रिया के अंदर साथ प्रत्यय का जो है योग करके अगर ऐसा शब्द बनाया गया है जो कि किसी कर्ता का भाव बता रहा है, यानी कि जिस शब्द में हम कर्ता को देखते हैं कि इस शब्द के यानी कि ये जो कार्य है इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, कर्ता का अगर वो शब्द बोध कराता है तो वही क्या होगा? कृतवाचक प्रत्यय कहलाएगा। देखिए कृदंत प्रत्यय का जो पहला भाग है वो है कृतवाचक प्रत्यय। अब देखिए किस तरीके से है। देखिए लेख जो है वो एक क्रिया है। अब इसके पीछे अक बन गया है तो लेखक बन गया, यानी कि लेख प्लस अक बराबर लेखक बन गया। और लेखक क्या है? लेखक खुद एक कर्ता होता है। इसी तरीके से नायक, गायक, पाठक। अब आपको पता है कि इसमें जो है अभिनय कर रहा है उसके साथ में अक बन गया है तो वो हो गया है नायक। इसी तरीके से जो गाना है, गाना क्रिया के अंदर अक बन गया है, गाना तो क्रिया हो गई, और अक जो है वो आपका प्रत्यय हो गया। इसको मिलाकर के जो शब्द बन रहा है वो गायक बन रहा है। गायक क्या है? एक कर्ता है। तो देखिए इसमें सभी प्रकार के जो है कर्ता आ गए हैं। पाठक, इसी तरीके से अक्कड़ जो है, अक्कड़ भी एक जो है आपका कृतवाचक प्रत्यय है। भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़। इसी तरीके से आँख है, तैराक, लड़ाक। देखिए इन सभी में है झगड़ालू, लड़ाकू, खिलाड़ी, अड़ियल, मरियल, लुटेरा, बसेरा, गवैया, भगोड़ा, दाता। देखिए ये सारे जो हैं वो कर्ता हैं। और ये अक, अक्कड़, आक, आलू, कालू, आलू, आकू, आड़ी, यल, एरा, एया, तोड़ा, ता, ये सारे क्या है? इसमें प्रत्यय हैं। तो देखिए हमको प्रत्यय जब अलग करना रहेगा तो क्या करना रहेगा? केवल उसमें से हम क्रिया अलग कर देंगे तो प्रत्यय अपने आप अलग हो जाएगा। तो देखिए जैसे लुटेरा शब्द ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और हमको पता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, हमको ये नहीं पता है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए लूट जो है क्रिया है, और लूट प्लस एरा अगर हमने कर दिया तो लुटेरा हो गया। तो वो जो एरा होगा वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए मरियल शब्द ले लेते हैं, अगर हमको नहीं पता कि इसमें कौन सा प्रत्यय है तो देखिए मरा हुआ, मतलब मरा है ना, मरा तो क्या हो गया? कमजोर व्यक्ति, और इसमें ईयल लगा दिया तो वो मरियल हो जाता है। तो इसी तरीके से ईयल जो हो गया हमारा प्रत्यय हो गया। ये तो हुए आपके जो हैं। देखिए वाला, पढ़ने वाला, हार जो है देखिए राखन हार, चाखन हार, ये सारे क्या है? कर्ता का बोध करा रहे हैं। इसी तरीके से देखिए कर्मवाचक में क्या है? वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। देखिए कर्म के अर्थ को क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट, यानी कि जो तो ऊपर वाला तो था कर्तवाच्य जो कर्ता का बोध करा रहे हैं, और कर्म जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिस चीज के लिए वो कार्य किया जा रहा है। देखिए जैसे खिलौना, सूखनी, ये सारे क्या है? सूंघनी, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। खिलौना जो है खेलने से रिलेटेड है, और सूंघनी जो है सूंघना से रिलेटेड है। तो देखिए ये है कर्मवाच्य, ये ऑब्जेक्ट का बोध कराते हैं। और ये है करण। देखिए इसके अलावा जो करणवाच्य है वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं। देखिए झूला, कारण का मतलब है साधन को बताते हैं, मतलब जिस साधन के द्वारा वो क्रिया की जा रही है उसी को क्या कहते हैं? करणवाचक। करणवाचक में जैसे झूला है, झूलने के लिए झूले का यूज किया जाता है। झाड़ना है, झाड़ने के लिए झाड़ू का यूज किया जाता है, तो झाड़ू क्या हो गई? साधन हो गई। बेलना है, बेलने के लिए बेलन का यूज किया जाता है, तो बेलन क्या हुआ? साधन हो गया। और कतरना है, कतरने के लिए कतरनी का यूज किया जाता है, तो कतरनी क्या हो गई? साधन हो गई। तो यानी कि करणवाचक में वो आएंगे जो किसी साधन जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसको ही क्या कहेंगे? करणवाचक कहेंगे। और कर्मवाचक में मैंने आपको बता दिया, कोई ऑब्जेक्ट लिया जाता है, जैसे खिलौना, सूंघनी,
ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। खिलौना जो है वस्तुवाचक एक चीज़ है, इसी तरीके से सूंघनी है वस्तुवाचक है, और जो कर्ता होता है वो कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक होता है। तो देखिए आगे देखते हैं हम भाववाचक। अब भाववाचक प्रत्यय क्या है, ऐसे शब्द जिनमें एक भाव हो, जिनको छुआ नहीं जा सके, जिन्हें देखा नहीं जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, वो भाववाचक होते हैं। जैसे कि मार, लूट, तोल, लेख, पूजा, लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई, मिलान, चढ़ान, उठान, उड़ान, मिलाप, विलाप, ये सारे देखिए जितने भी हैं वो सारे भाववाचक हैं। इसके अलावा क्रियाबोधक, वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं। यानी कि देखिए चलता हुआ, कोई क्रिया है जो हो रही है, वर्तमान में हो रही है, अगर इस तरीके का शब्द बोध कराए तो देखिए हुआ जो है इस तरीके का शब्द है। जो देखिए चलता हुआ, हुआ जो हो गया इसमें प्रत्यय हो गया, इसी तरीके से पढ़ता हुआ। तो देखिए आपको ये काफ़ी बार पढ़ने पड़ेंगे। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग, संधि वगैरह, इनमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको क्लियर होती चली जाएंगी। हम अपने एक बार इसमें जो है कोर्स हम पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। हम काफ़ी प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे, और ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छा क्लियर हो सके। आपको पता ही है मेरा जो चैनल है वो ऑब्जेक्टिव बेस है, थ्योरी से ज़्यादा मैं ऑब्जेक्ट पर वर्क करती हूँ। डायरेक्ट मेथड के थ्रू अगर किसी को पता है, तो हम सब टीचर्स हैं, हमको पता है कि सूत्र के थ्रू पहुँचने से ज़्यादा अच्छा है कि उदाहरणों से सूत्र पर पहुँचा जाए। आपको पता है आजकल स्कूलों में भी यही नीति अप्लाई होती है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है। बच्चे को सूत्र नहीं रटाए जाते हैं, बल्कि पहले ही उसको जो है समस्या फेस करवा दी जाती है, और वो खुद ही उस समस्या से सुलझना उलझना सीख करके और पूरी तरीके से जो है भाषा में जो है पारंगत हो जाता है। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आजकल के लिया जाता है। आजकल जो है सूत्र से उदाहरण की तरफ ना चल करके उदाहरण से सूत्र की तरफ चला जाता है। इसीलिए जो है इस चैनल पर मैं आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चंस दूंगी। क्वेश्चंस की हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैटर जो है वो मैं इसलिए लेकर के आ रही हूँ क्योंकि ये मैटर डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो देखिए अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम तद्धित प्रत्यय करेंगे। जो तद्धित प्रत्यय है उसको भी हम इसी तरीके से देखेंगे कि क्या मैटर दिया गया है, और आपको पता है कि नवीन हिंदी व्याकरण का मैटर हम लोग ले रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।